हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जेई वे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हमने ऑलरेडी एक इसका लेक्चर ले लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो। उसमें हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइंस यानी पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, अगर वो नहीं समझा तो ये आज का डेफिनेटली टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो जरूर वो लेक्चर जाके देख लो। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के हमारे टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। भाई कौन सा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन? फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था होमोजेनस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, लेकिन किसका? लाइंस का, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन जो पास हो रही थी ओरिजिन में से। लेकिन आज का जो इक्वेशन है, आज की जो पेयर ऑफ लाइंस है, वो गारंटी से नहीं है कि वो कहां से पास होंगी, ओरिजिन से। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे, कहीं से भी पास हो सकती है। उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जनरल इक्वेशन तब कैसे बनेगा वो डिस्कस करेंगे, और होमोजेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जनरल इक्वेशन के बारे में बताऊं तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो है मैंने जनरल इक्वेशन लिख के रखा है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जनरल इक्वेशन है? डिस्कस करते हैं। देखो, इसका जो आधा पोर्शन है ax² + 2hxy + by², ये तो होमोजीनस है। अगर ये आधा पोर्शन क्या है? होमोजीनस है। ठीक है, जो यानी कि आपकी जो पेयर ऑफ लाइंस है वो ओरिजिन में से पास हो रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमने फिगर ड्रॉ करी है वो किसके लिए करी है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए। देखो, मेरे पास एक लाइन है y = m2x + c2, एक और लाइन है y = m1x + c1। तो अगर इन दोनों लाइंस के लिए मुझे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन, कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यस, ये हम सीख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लाइन L1 × लाइन L2 कर दो, लाइन L1 × लाइन L2 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा आपको करना क्या पड़ेगा? उसके पहले आपको L1 की इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी m1x - y + c1 = 0, और L2 ठीक है, L2 की इक्वेशन m2x - y + c2 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो जनरल इक्वेशन आ जाएगा। कैसे? देखो, यहां पे आपने लिखा है m1x - y + c1 एंड मल्टीप्लाई कर दो m2x - y + c2 = 0। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके जो आंसर्स है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन मैं अगर डायरेक्टली सोचना चाहूं, यहां पे मैं डायरेक्टली सोचना चाहूं तो ये इक्वेशन कैसे जनरेट होगा? देखो, m1x - y m2x - y, भूल जाओ, यहां पे आपके पास c1 c2 है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा मैं सोच सकता हूं कि ये m1x - y, जहां पे c1 c2 0 मान लो, तो ये तो ओरिजिन में से पास होती लाइन हो गई। ओरिजिन में से पास होती दो लाइंस हो गई, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलता है? होमोजीनस इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी इसका, सिर्फ इसका, इस रेड अंडरलाइंस का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? ax² + 2hxy + by²। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, होमोजीनस इक्वेशन जब आपके पास कांस्टेंट नहीं होते। तो देखो, मैंने बताया आधा इक्वेशन तो आपका वही है, बस आपको ये वाला याद करना है। ये वाला कैसे आएगा? देखो, ये अब आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है c2 के साथ। इतना जो पोर्शन है c2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की कुछ टर्म मिलेगी, y की टर्म कांस्टेंट के साथ मिलेगी। सिमिलरली इस c1 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन x की टर्म मिलेगी, y की टर्म मिलेगी, और c1 c2 यानी अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? आपको c मिल जाएगा। यानी मुझे x वाली टर्म्स भी मिली और y वाली टर्म्स भी मिली। उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है?
अभी हमको नहीं याद करना है। अल्टीमेटली तो m1 m2 ही आएगा, m1 m2 ही कुछ कोएफिशिएंट होने वाले हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे m1 m2 को a के साथ रिप्लेस कर दिया, m1 m2 x स्क्वायर को, जहाँ पे m1 m2 को हमने a के साथ रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी हम कुछ रिप्लेस करेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यस 2gx प्लस 2hy, या फिर h तो यहाँ पे है, आप f पुट कर दो, 2f प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। देखो ये कौन सा इक्वेशन, सेम जनरल इक्वेशन हमने जनरेट कर दिया है यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि जनरल इक्वेशन जो है वो हमेशा कैसा होता है, इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको चीज याद होनी चाहिए सबको, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखो यहां पे मुझे पता कैसे चलेगा कि यही इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने जनरेट मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन यहां पे कैच क्या है, कैच ये है कि ये जो आपकी लाइन है, समझना बड़े ध्यान से, ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला के लिए भी काम करता है, एलिप्स का भी जनरल इक्वेशन हो सकता है, हाइपरबोला का भी जनरल इक्वेशन हो सकता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यही इक्वेशन इन तीनों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैं श्योरिटी कैसे दे दूं कि यही इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ लाइंस भी बता रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखो आपके पास अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी है तो हमें पता है कि ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, क्लियरली पता है। और अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, ठीक है, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ये भी पता है कि ये आपकी पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास हो रही है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रूफ भी किया था कि ये इक्वेशन एकदम सही है। लेकिन इसको कैसे मानेंगे, इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। लेकिन ये कंडीशन समझने के लिए आपको कांस्टेंट समझने पड़ेंगे, यानी जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं। देखो अगर आप ए बी सी, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर आप चेंज करोगे ए बी सी को आपकी लाइन चेंज होती जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे देखो अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस टाइप की लाइन है, ठीक है, लेट्स से 5x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे मैं इन कांस्टेंट को चेंज करूँ, कोएफिशिएंट्स को, तो मेरी लाइन चेंज होगी। कैसे? देखो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 5/2 है, माइनस a/b यानी 5/2 स्लोप है। अगर मैं इसी को 2x माइनस 5y प्लस 3 लिख लूँ तो इसका स्लोप चेंज हो गया। यानी एबीसी की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे स्लोप चेंज होता जाएगा, इंटरसेप्ट चेंज होते जाएंगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ए बी एंड सी फॉर स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो यहां पे तो और भी है आपके पास जी एफ एंड एच जी एफ, ठीक है। तो अगर मैं एच जी एफ की भी वैल्यूज चेंज करते जाऊं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन आपको क्या बना के देगा वो हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। तो श्योरिटी ये होगी अगर डिटर्मिनेंट, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इनका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूं वो 0 हो गया, तो यही जो इक्वेशन है वो आपको क्या दे देगा, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस दे देगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस बताना है आपको। लेकिन ये डिटर्मिनेंट को याद कैसे करना है, बड़ा ही इजी है। आपको जो ABC है उसको इस तरह से डायगोनली लिख लेना है। क्या करना है, डायगोनली लिख लो। फिर जो बचे HG एंड F, कहां पे है, HG एंड F, इसको क्या करना है, ऐसे लिख लो इस तरह से, HG एंड F, इस तरह से ट्रायंगल टाइप में लिख लो। फिर उसका क्या करो, उसका इमेज बना के लिख लो इस तरह से, देखो HHGG एंड FF, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। बहुत ही इजी सा चीज है ये। अगर इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो। देखो A और क्या हो जाएगा, इंटू BC माइनस F स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस H में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, HC माइनस GF, HC माइनस GF, एंड लास्ट में बचेगा G प्लस में G, और बच गया आपके पास HF माइनस GB, HF माइनस GB इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। इसका थोड़ा अच्छा वाला फॉर्म भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो आपको क्या मिलेगा, A इंटू बी इंटू सी, AB से मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
2FGH मिलेगा। 2FGH देखो GF और H यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, एक बार ये मिला, FGH दूसरी बार भी मिल गया, मतलब प्लस में 2FGH मिल जाएगा। और आपके पास बचेगा यहां पे F² G² एंड H²। अब देखो ये कहां से आ रहा है, -AF², यहां पे देखो क्या बचेगा, H² इंटू C², ठीक है, H² इंटू C यानी -CH², और लास्ट में यहां पे देखो क्या बच रहा है, G²B यानी -BG² इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट हर बार सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तो आप ये इक्वेशन भी काफी इजी रहेगा आपके लिए कि अगर आपको यहां से कुछ वैल्यूज फाइंड करके देनी है या फिर बताना है आपकी जो लाइंस है, ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस ही, स्ट्रेट लाइंस ही बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट हमेशा आपको 0 करना है। डायगोनली याद कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो सवाल यहां से कैसे बनते हैं वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि यहां पे आपको पूरा ऐसे इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पेयर ऑफ लाइंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको यहां पे कुछ कांस्टेंट की जगह पे आपको बोल दिया जाए, लेट्स से अगर ये इक्वेशन आ रहा है तो आपके पास कुछ नंबर ही होंगे, ठीक है। यहां पे 2FY है तो F की जगह पे कुछ और हो सकता है, ठीक है। G की जगह पे कोई नंबर 3 हो सकता है, 2 3 6x हो गया। यहां पे मान लो C की जगह पे लैम्बडा आ गया आपको, तो बोल देंगे कि ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करके दे दो। तो आप क्या करोगे, इस तरह से डिटर्मिनेंट का यूज करोगे, ये सारे जो कोएफिशिएंट्स है उसको पुट करो, यहां पे लैम्बडा आएगा, सॉल्व करने पे आपको लैम्बडा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है वो आगे देखेंगे, लेकिन अब क्या बारी आती है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था होमोजीनस लाइन के लिए, काफी सारे डिस्कशन सिमिलर हम यहां पे करेंगे। वहां पे भी एक इक्वेशन देखा था, यहां पे भी हमने एक इक्वेशन देखा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने, कंपोनेंट, यानी कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है लाइन का तो इसको मैं तोड़ना चाहूं और दो सेपरेट इक्वेशन बनाना चाहूं लाइन के, तो वो कैसे बना सकता हूं, जिसको मैं कंपोनेंट लाइंस भी बोल सकता हूं, ठीक है। अगर आपके पास इक्वेशन है इस तरह से, वो बोल दिया जाए कि वो पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है, मुझे कंपोनेंट्स निकाल के दो, यानी लाइंस निकाल के दो, कौन सी इक्वेशन होंगे लाइंस के, तो वो कैसे पता कर सकते हो। वहां पे हम दो मेथड देखते थे, क्या स्प्लिटिंग टर्म भी कर सकते हो आप जब इक्वेशन काफी इजी है, लेकिन इस तरह से बड़े वाले इक्वेशन में, जब इतना बड़ा इक्वेशन है तब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक इन एक्स मान लेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर देंगे, तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। कैसे, देखो इसको क्वाड्रेटिक मानो इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी यहां पे ax² मैं लिख सकता हूं, प्लस में x है यहां पे, एक x वाली टर्म यहां पे है, x वाली टर्म यहां पे, x कॉमन ले लो तो आपके पास बच गया 2hy प्लस में 2g बच गया, और क्या बच गया आपके पास, बाकी जो टर्म्स है उसको कांस्टेंट मान लो, क्या बच गई by² प्लस 2fy प्लस में c, ये सारी टर्म को आप कांस्टेंट मान लो इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हो गया। तो देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपको करना क्या है, रूट फाइंड करने के लिए अगर आपको x फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, माइनस b प्लस और माइनस रूट d, तो माइनस में 2hy प्लस 2g प्लस और माइनस, समझना, रूट d यानी कि b² माइनस 4ac, यानी इसका स्क्वायर 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ए क्या है आपके पास, a ही है, एंड c क्या है, इस तरह से by² प्लस 2fy प्लस c, और यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि हम x क्या फाइंड कर रहे हैं, रूट फाइंड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है, तो ये जो आपका रूट है या फिर डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या है एक्चुअली, इतना पोर्शन तो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, d है, ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, यानी ये रूट निकल जाएगा यहां से। मतलब ये क्या होना चाहिए, जो इक्वेशन यहां से बनेगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां से जो इक्वेशन बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो यहां पे अगर मैं बनाना चाहूं तो 2ax मिलेगा आपको, 2ax प्लस में 2hy प्लस 2g
इज इक्वल टू प्लस और माइनस, मान लो ये क्या है, रूट, ये डिस्क्रिमिनेंट है। जो भी इसका इक्वेशन आप सिंप्लीफाई करोगे, क्या है, यहां से आपका रूट चला जाएगा और यहां पे डी है, डी में जो भी इक्वेशन आएगा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब देखो इसको ना हम कनेक्ट करते हैं पिछले वाले टॉपिक से। पिछले वाला टॉपिक क्या था कि आपका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हो गया कि डिटर्मिनेंट जीरो करेंगे तभी आपकी पेयर ऑफ लाइंस वो है वो बना के देता। वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है। अगर पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है और आप क्या कर रहे हो, उसके कंपोनेंट निकाल रहे हो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। डी परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, यानी ये इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब डी की वैल्यू होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को अल्टीमेटली सॉल्व करोगे ना, तो ये जो इक्वेशन आएगा रूट के अंदर वाला, वो किस तरह से आएगा, वो आपका ये जो इक्वेशन हमने जनरेट किया, यस डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, ठीक है, क्या निकाला हमने यहां पे, ये क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल के जो इक्वेशन जनरेट किया, ये इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगा बिल्कुल, यहां से जो डिटर्मिनेंट का इक्वेशन आएगा। तो बस ये समझने जैसा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर इक्वेशन है इस तरह से और आपको कंपोनेंट निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक मान लो और रूट निकाल लो, आसानी से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस, जो भी इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस करेगा। तो हमने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या देखी, जब इसका डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होगा तभी ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं जब सॉल्व करा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आप इक्वेशन समझा रहा था, तभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहाँ पे आपको कुछ दे दिया जाएगा, लैम्बडा दे दिया जाएगा, बोला है कि ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करके दे दो। तो वही इस टाइप का ही क्वेश्चन हमने रखा है। तो आपको सारी वैल्यूज रख लेनी है यहाँ पे a b and c की, a b c एंड h g f, ये कौन सी होंगी वैल्यूज, रख लेते हैं। देखो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, b की वैल्यू देखो इसके साथ कंपेयर करो तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, c क्या है आपका लैम्बडा आ जाएगा, h की वैल्यू देखो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2h यानी कि -5 आनी चाहिए, g यानी कि 2gh यानी कि 2gx होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 2gx, h नहीं, h तो यहाँ पे है, तो 2gx यानी 11, यानी g की वैल्यू हो गई 11/2 और f की वैल्यू हो गई -5/2। तो बस यहाँ पे आप पुट कर दो, डिटर्मिनेंट लगा के 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैंने आपको जो इक्वेशन बताया यहाँ पे ABC प्लस 2FGH, सीधा सीधा ये भी रख सकते हो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन इसके लिए काफी इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ABC प्लस 2FGH माइनस में AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ABC क्या है, 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लैम्बडा प्लस 2, FGH क्या है, FGH -5/2, G क्या है 11/2 एंड H की वैल्यू क्या है -5, माइनस A की वैल्यू अगेन 12 टू लैम्बडा, 12 -2 एंड माइनस लैम्बडा, और क्या पुट कर देना है, F स्क्वायर G स्क्वायर H स्क्वायर, F स्क्वायर यानी कि 25/4, G स्क्वायर यानी कि 121 अपॉन में 4, लास्ट में क्या आ गया FGH यानी 25 पुट कर दो, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। काफी इजी है, लैम्बडा की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आप जेईई एस्पिरेंट हो तो अब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन मैं नहीं सिखा रहा, आपको खुद करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, शो दैट दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब आप सोचोगे सर पेयर ऑफ लाइंस ही बताना है, डिटर्मिनेंट बता दूं इसका 0 तो पेयर ऑफ लाइन बता देगा ये,
लेकिन इस चीज को देखो पैरेलल लाइंस बताना है तो डिटर्मिनेंट से तो मुझे सिर्फ पेयर ऑफ लाइंस मिलेगी, पैरेलल कहां से बताऊंगा? तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। अगर वो कंपोनेंट आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो, क्लियरली इक्वेशन से पता चल जाएगा कि वो पैरेलल है, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपको इसके कंपोनेंट निकालने हैं तो आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? यस, क्वाड्रेटिक इन एक्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? 8x² इन x में लिखना है, ठीक है। यहां से और यहां से x कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा आपके पास, और 2 भी कॉमन निकल जाएगा, यानी बचेगा आपके पास 4y प्लस में 13 इंटू एक्स। बाकी जो भी बच गई टर्म सारी की सारी कांस्टेंट हो गई। कौन सी टर्म्स बची? आपके पास 2y² प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इन x हो गया। आपको रूट्स निकाल देने हैं तो आपको इक्वेशन मिल जाएंगे। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता रहा हूं, यहां पे जो मैंने इक्वेशन बताया, देखो ये क्वाड्रेटिक निकाला, यहां पे आपने तो रूट्स निकाले। अब आप सोचोगे सर यहां से इक्वेशन कैसे मिलेगा? मैंने क्या किया, ये 2a को इस साइड लेके गया, यहां से भी, मतलब ये देखो xy वाले टर्म्स बन रहे हैं, समथिंग को x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कुछ। तो एक बार अगर प्लस वैल्यू ले रहा हूं तो एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार इसकी नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं तो एक और इक्वेशन मिलेगा। मतलब 2 इक्वेशन मिल गए, मतलब इस लाइन के 2 स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। तो बस यही करना है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू यानी कि रूट निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे? माइनस में b, यानी माइनस में 2 4y प्लस 13 प्लस और माइनस रूट डी यानी b² माइनस 4 ऐसी। तो इसका b² क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4y प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 4 इंटू a क्या है आपके पास? a है 8 इंटू सी क्या है लास्ट में? 2y² प्लस 13y प्लस 15, और ये हो गया। नीचे क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। 2a यानी 8 2 16 आ जाएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां से जो जो चीजें कॉमन आ रही है ना वो निकाल लेते हैं। यहां से देखो 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, रूट के बाहर आ गया तो 2 हो गया, 2 अगेन दोनों में से कॉमन आ गया तो नीचे क्या बच जाएगा आपके पास? 8 बच जाएगा। तो 8 यहां पे आ जाएगा, तो हियर यू विल गेट 8x माइनस में 4y प्लस 13 प्लस और माइनस। अब ये वैल्यूज को ध्यान से समझना, यहां से 4y² यानी 16y² हो जाएगा। तो यहां पे 8 2 16y² प्लस माइनस कैंसल हो गया। अगेन जो मिडल टर्म है इसकी वो 13y² के साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 13y इंटू 8 करोगे और इसकी मिडल टर्म वो भी कैंसिल हो जाएगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसका स्क्वायर 169 माइनस 15 8 ही बचेगा। तो यहां पे बचेगा 169 माइनस में 15 8 120, इतना ही बचेगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? देखो 8x प्लस 4y प्लस 13, 8x प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 बच जाएगा आपके पास, क्योंकि रूट 49 निकालोगे तो 7 आ गया। तो एक बार प्लस वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस वैल्यू लेनी है। तो देखो क्या मिलेगा आपको? 8x प्लस 4y प्लस 7 ले रहा हूं तो इस साइड होके माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे 13 माइनस 7 तो क्या बचेगा आपके पास? 7 5 6 बच जाएगा। तो प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या बचेगा? 8x प्लस में 4y 13 प्लस 7 आ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये लाइंस कैसी हैं? ax प्लस बी वाई प्लस c1, ax प्लस बी वाई प्लस c2, यानी आगे के जो x के कोएफिशिएंट है, y के कोएफिशिएंट सेम है, तो कंपोनेंट सेम आ गए आपके पास। तो लाइन कैसी हो गई? ठीक है, कंपोनेंट के जो ये x y के कोएफिशिएंट है वही सेम है, तो लाइंस हमारी पैरेलल हो गई। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में होमोजीनियस इक्वेशन जो था, यानी पेयर ऑफ लाइंस के लिए उनके बीच का एंगल क्या होता है वो समझा था, सेम डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। मोस्टली जो भी हमने डिस्कशन किए थे होमोजीनियस के लिए वो हम जनरल इक्वेशन के लिए भी करेंगे। जैसे कि एंगल हो गया यानी कि दो पेयर लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन हो गए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो अगर मेरे पास इस तरह से दो लाइंस है, उनके बीच में एंगल अगर मैं थीटा मान रहा हूं, और ये जो इक्वेशन है आपका, यस, पेयर ऑफ लाइंस का जनरल इक्वेशन है।
लेकिन मैं अगर बात करूं, मेरी दो लाइन्स है इस तरह से, ठीक है, इसका एंगल यहां पे थीटा है, अगर इन्हीं लाइन को मैं उठा के यहां पे रख दूं, ठीक है, मैं लाइन को रोटेट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट लाइन को पूरी की पूरी लाइंस को उठा के शिफ्ट कर रहा हूं इस पॉइंट पे, तो क्या दोनों के एंगल में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट आपको सोचना है कि ये पूरी की पूरी लाइन, यानी कि जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, पूरा का पूरा उठा के अगर मैं यहां पे इसको पुट कर दूं, यानी इसके पैरेलल, या फिर ऐसा सोच लो इसके पैरेलल एक मैं लाइन ओरिजिन में से पास होती हुई ले रहा हूं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ये हो गई, और इस जो पर्पल कलर की जो आपको लाइन दिख रही है उसके पैरेलल एक लाइन में यहां से निकाल रहा हूं, तो दोनों के बीच का एंगल तो सेम ही होगा ना भाई। समझ रहे हो मेरी बात? इमेजिन करो कि दो पैरेलल लाइंस हैं इस तरह से, और इसके भी एक पैरेलल लाइंस है, तो उनके पैर के बीच का एंगल तो सेम ही होगा। अब ये क्लियरली हमें पता है, अगर दो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही हैं तो उनके बीच का एंगल, यानी होमोजीनियस इक्वेशन जो था उसके लिए उस पैर के लिए इक्वेशन कैसे निकालते थे, यानी एंगल कैसे निकालते थे, वो तो हमने देख लिया है ऑलरेडी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2√h² माइनस AB a प्लस बी। अब क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन की भी अगर मैं बात करूं ax प्लस by प्लस c, उसमें भी कांस्टेंट की तो जरूरत होती ही नहीं है स्लोप के लिए। स्लोप के लिए कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती है, हम ए बी में ही खेलते हैं, माइनस ए बाय बी में ही खेलते हैं। तो ये भी जो हम एंगल निकालेंगे स्लोप की मदद से ही निकालेंगे, तो जिसमें ज्यादा कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपकी जनरल इक्वेशन की जो पैर है, ठीक है, या फिर आपकी होमोजेनियस इक्वेशन जो है उसमें कोई भी आपकी पैर हो, दोनों के बीच के एंगल का जो इक्वेशन है दोनों के लिए कैसा है? सेम है। होमोजेनियस हो या फिर इक्वल टू आपका जनरल इक्वेशन हो, दोनों के लिए आपका जो थीटा निकालना है वो तो सेम ही बनेगा। तो बस ये सारी जो वैल्यूज है यहां पे पुट कर दो, आपका थीटा एंगल आ जाएगा। अब अगर ये चीज हो रही है, सेम टू सेम होमोजीनस में हो रही थी, तो उसके जो रिजल्ट थे वो भी यहीं पे सेम टू सेम लागू होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मेरी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मेरी थीटा कैसा होगा? π/2 होना चाहिए। थीटा कैसा होना चाहिए? π/2 होना चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से समझते हैं। थीटा 0 पुट कर दो, tan 0, थीटा π/2 पुट करो तो tan π/2 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब ये डिनोमिनेटर अनडिफाइंड करना है, 0 करोगे तभी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं बात करूं जनरल इक्वेशन की, बात करेंगे। दो लाइंस के बीच के एंगल अगर कैसा है? 0 है। कैसा है? 0 है। तो मेरी लाइंस कैसी हो सकती हैं? पैरेलल भी हो सकती हैं और कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? ठीक है, पैरेलल के लिए कंडीशन है h² इज इक्वल टू AB। देखो यहीं पे हम क्या करेंगे, h² इज इक्वल टू AB कैसे आएगा? अगर 0 है, थीटा 0 है तो tan 0 0 हो गया, तो ये पूरी न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो गई, तो h² इज इक्वल टू AB ही मिल जाएगा आपको। अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? h² इज इक्वल टू AB मिल जाएगा। अब एक और चीज है यहाँ पे, h² इज इक्वल टू AB, g² इज इक्वल टू AB एंड f² इज इक्वल टू BC। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो आपकी लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। अब इसको बस याद कर लो। इसके लिए पैरेलल के लिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर आप ऐसे लिख सकते हो a/h और h/b, ऐसा मैंने लिख लिया, तो ये जनरेट क्या करके देगा आपको? देखो h² इज इक्वल टू AB जनरेट कर सकता है। इसी के साथ एक और चीज मिला लो आप, g/f। क्या मिला लो? g/f। तो ये अगर आपकी लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो एक चीज h² इज इक्वल टू AB भी है और ये चीज भी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो HF इज इक्वल टू BG क्रिएट हो रहा है, HF इज इक्वल टू BG क्रिएट हो रहा है, या फिर AF इज इक्वल टू
ए एफ इज इक्वल टू एच जी क्रिएट हो रहा है, तब भी आपकी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां तक तो आप पता चल ही गया होगा, थीटा पुट करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। होमोजीनस के लिए भी सेम था। ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नई है और ये तो आपको बस याद ही कर लेना है, ठीक है। ये आधी चीज तो याद है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, तीनों ही चीजें हो रही है तो आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, ऐसा हम मान लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं किसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है इज tan इनवर्स 3, मतलब पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन गिवन है जिसके बीच में एंगल भी आपको दे दिया गया है, तो यानी मैं मान सकता हूं यहाँ पे एंगल वाली फॉर्मूला लगने वाली है। देन वेयर लैम्बडा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो लैम्बडा आपको फाइंड करके दे देना है, ठीक है। मेरे पास थीटा है, tan थीटा की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, क्या होती है tan थीटा, ठीक है, 2 रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा। आप फुल मॉड ले लो या फिर सीधा यहीं पे मॉड ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पे ना मैं सारी वैल्यूज नहीं लिखूंगा, एच जी एफ इसको पूरा कंपेयर नहीं करेंगे, जो हमें चाहिए ए बी उसी को कंपेयर करेंगे, ए बी और एच को। तो आपके ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए इज 1, फिर क्या चाहिए हमें, बी भी चाहिए, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है लैम्बडा, तो यानी बी हो गया, और एच चाहिए, एच क्या है 2hxy, यानी एच की वैल्यू होगी -3/2। अननेसेसरीली हमें एच जी एफ की वैल्यूज फाइंड ही नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा तो tan इनवर्स 3 है, tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 2 रूट में एच स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर इज -3/2, यानी अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 9/4 माइनस ए इंटू बी, 1 इंटू लैम्बडा हो गया, अपॉन में क्या आ रहा है, a प्लस बी 1 प्लस लैम्बडा। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। tan इनवर्स चला गया तो 3 बच गया, ठीक है, और 1 प्लस लैम्बडा यहाँ पे आ जाएगा अल्टीमेटली, तो 1 प्लस लैम्बडा बचेगा इज इक्वल टू 4 यहाँ पे चला गया तो 9 माइनस 4 लैम्बडा का रूट, और 4 का रूट निकल जाएगा 2 और 2 डिवाइड कट हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं तो 3 यानी कि 9 1 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 लैम्बडा हो जाएगा, जिसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दूं तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 9 प्लस में क्या आ जाएगा 2 लैम्बडा यानी 18 लैम्बडा प्लस में 9 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 लैम्बडा। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, 9 लैम्बडा स्क्वायर विच इंप्लाइज 9 लैम्बडा स्क्वायर, 18 4 22 लैम्बडा, और 9 तो क्या हो जाएगा, कैंसल ही हो जाएगा आपका दोनों साइड, ठीक है। 22 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा कॉमन ले लो तो 9 लैम्बडा प्लस 22 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे -22/9 आ जाएगी। लेकिन लैम्बडा कैसा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि ये वाली जो टर्म है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लैम्बडा क्या है आपके पास, 0 आ गया, तो बस एंगल वाली फॉर्मूला का यूज किया है हमने। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई हमें पता है अगर दो लाइंस का इक्वेशन पता है आपको तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहां पे चेंज क्या है, देखो लेट्स से कि इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है पी अल्फा कॉमा बीटा, लेकिन आपके पास लाइंस की इक्वेशन नहीं है तो कैसे फाइंड करोगे। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, होमोजीनियस इक्वेशन थे तो वो तो हमेशा कहां से पास हो रहे थे, यस वो ओरिजिन से पास हो रहे थे, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट की तो बात करना का कोई मतलब ही नहीं है। हमें पता ही है वो 0,0 है, लेकिन यहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो जब आपके पास जनरल फॉर्म हो लाइन की इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लाइंस का,
तब आप कैसे फाइंड करोगे इंटरसेक्शन पॉइंट? तो एक तो मेथड ये है कि आप इस इक्वेशन के कंपोनेंट निकाल लो, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो इसको, उसके रूट निकालो, एक प्लस करोगे एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस करोगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन ये तो काफी लंबी मेथड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक आइडिया अज्यूम करेंगे, क्या? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। इसकी एक और मेथड भी है, वो भी हम समझेंगे। अगर इस तरह से मैं सोचना चाहूं, अगर ये मेरा जो ओरिजिन है मैं उसको शिफ्ट करा दूं, यानी कि जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था शिफ्टिंग ओरिजिन, यानी h, k पे मैं शिफ्ट कर दूं मेरे ओरिजिन को, यानी कि यहां पे आपका ओरिजिन जो है यहां पे p अल्फा कॉमा बीटा पे अगर शिफ्ट हो जाता है, अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट हो जाता है, तो मेरी लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। हाँ, क्योंकि ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया, तो ओरिजिन में से पास होती रही लाइंस। समझना, पहले इक्वेशन ये था जब इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा था। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर इमेजिन करूं तो ओरिजिन शिफ्ट करवा दिया, तो ओरिजिन में से ही पास हो रही है ना, तो ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन का मतलब क्या हुआ? होमोजीनस इक्वेशन। पेयर ऑफ लाइंस क्या हो गई? होमोजीनस, यानी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। मतलब अल्टीमेटली ये लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर मैं शिफ्ट कर दूं ओरिजिन को तो ये वाला फॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन मैं शिफ्ट कर रहा हूं जब ओरिजिन को, तो लाइन का इक्वेशन चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज होगा वो हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा और y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा। इस तरह से चेंज होगा कि होगा, नहीं होगा? हाँ भाई, बिल्कुल होगा। ये अगर अल्फा बीटा कॉमा न्यू पॉइंट्स हैं आपके, या फिर यहां पे आप शिफ्ट करवा रहे हो ओरिजिन को, h कॉमा k मान लो इसको, तो आपके जो x डैश y डैश है, ओरिजिन जो थे, अगर आप यहां पे पुट कर दोगे ओरिजिन जो नई वाली वैल्यूज हैं x डैश y डैश की, तो आपको x y यहां पे अल्फा कॉमा बीटा मिल जाएगा। तो इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं तो इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यही तो आइडिया है। इन दोनों को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, ax² यानी x की जगह पे x डैश प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2h x यानी x डैश प्लस अल्फा y यानी y डैश प्लस बीटा, और क्या आ जाएगा 2g x यानी x डैश प्लस अल्फा अगेन x डैश प्लस अल्फा 2f इंटू y यानी y डैश प्लस बीटा, एंड लास्ट में c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो गया क्योंकि हमने शिफ्ट किया ओरिजिन को। अब मेन चीज दूसरी क्या आ गई, ये इक्वेशन अल्टीमेटली तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहां पे चेंजेस क्या होंगे, यहां पे आप देख सकते हो आपके पास x² वाली टर्म्स है, y² वाली टर्म्स है, xy वाली टर्म्स है। तो यहां पे मैं देखूं x² है, y² भी है और xy वाली टर्म्स भी है। इसका मतलब ये जो x के कोएफिशिएंट है, y के कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो कैसी हो जाएंगी, वो 0 बना दूं अगर मैं, तो ये इक्वेशन जनरेट होगा। यही सही बात है कि नहीं? हाँ, तो x के कोएफिशिएंट, ये जो नए वाला हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ पे तो x था, यहाँ पे हमने x डैश से चेंज कर लिया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं क्लियरली, क्या बोल सकते हैं हम, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x डैश होंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x डैश इज 0। इसका मतलब यहां से हम x डैश के कोएफिशिएंट निकालेंगे। कौन से होंगे वो, ये तो x डैश का स्क्वायर हो गया है, मिडल टर्म जो इसकी निकलेगी वो क्या होगी 2a अल्फा x डैश कॉमन आ गया, यहां से भी आपकी क्या निकलेगी x डैश का कोएफिशिएंट, यानी 2h x डैश बीटा, यानी 2h बीटा, ये कोएफिशिएंट निकला x डैश का। अगेन कहां से निकलेगा, यहां से निकल सकता है 2g x डैश है तो x डैश चला गया तो 2g, लेकिन ये जो सम है कोएफिशिएंट्स ऑफ x है वो तो कैसे हो गए, 0 होने चाहिए। इसी तरह कोएफिशिएंट्स ऑफ y² भी कैसे होने चाहिए, ऑफ y डैश इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y डैश के कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। देखो y डैश के कोएफिशिएंट अगर मैं यहां से निकाल लूं, सबसे पहले यहां से निकालते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है आपके पास 2f, और हम कुछ भूल रहे हैं यहाँ पे, देखो जल्दी से, यस एक चीज हम भूल गए यहाँ पे, देखो dy² है, हमने सिर्फ यहां से 2g 2f लिखा, यहां पे हमने by² यानी y डैश प्लस बीटा
का होल स्क्वायर तो लिखा ही नहीं है, तो इस तरह से गड़बड़ होने के चांसेस है जो आपको नहीं करने, ठीक है। लेकिन अब तक तो हम एक्स डैश में खेल रहे थे, अब वाई डैश में खेलेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वाई डैश का यहां से मिडिल टर्म से कोएफिशिएंट निकल जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपके पास, समझना, 2b और बीटा डैश, 2b बीटा हो जाएगा, 2b बीटा। सिमिलरली यहां से भी y डैश का कोएफिशिएंट निकलेगा 2h y डैश अल्फा, यानी 2h अल्फा हो जाएगा, प्लस में अगेन लास्ट वाली टर्म यहां से निकलेगा 2f, क्या निकलेगा, 2f इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास दो इक्वेशन आ गए भाई। कौन से वाले इक्वेशन, दो इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन। अब इन इक्वेशन का यूज क्या है भाई, यूज ये है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ये मेथड भी थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है, मैं इतनी सारी प्रोसेस क्यों करूं, तो एक और मेथड आ जाती है। क्या आ जाती है, एक और मेथड। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करना चाहो या फिर इसको मैं अलग तरह से लिखना चाहूं, देखो आप इसको अलग तरह से लिखना चाहते हो तो आप 2 कॉमन निकाल लो। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं ए अल्फा, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस में, समझना बड़े ही ध्यान से, क्या है आपके पास जी प्लस जी इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, बी बीटा एच अल्फा, बी बीटा एच अल्फा प्लस में क्या है आपके पास, एफ इज इक्वल टू 0। अगर मैं सॉल्व कर दूं दोनों इक्वेशंस को तो मुझे क्या मिल जाएगा, यस सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे h से मल्टीप्लाई कर दूं, सब्ट्रैक्शन ले लूं, तो मुझे आंसर एक अच्छा सा मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया कि बहुत लंबी मेथड है, छोटी मेथड क्या है, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस 1, इस तरह का आपके पास मान लो है, और आपको उसका क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या करते हो, आप करते हो 2x और एक्स वाई दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो 2 पहले कांस्टेंट निकाल लेते हैं, x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर क्या करेंगे, y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और 1 तो आपका कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो ऐसे आपको चेन रूल लगाना पड़ता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखना होता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स, और आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 अगेन। इसी का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो उसका लॉजिक ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उसको आपको कांस्टेंट मान लेना है। तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पार्शियली 2x आ जाएगा, x के अलावा जो है यानी कि y हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसको एज अ यस कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, तो आपका आंसर 2y बन जाएगा। यहां पे देखो चेन रूल लगाना पड़ता था, पार्शियल में ऐसा नहीं होता, और ये 1 वाली जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहीं पे मैं अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, लेट्स से आपका e है, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन को e मान लूं, तो डेल ई बाय डेल एक्स करे, अगर हम डेल ई बाय डेल एक्स करूं यानी विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, तो ax स्क्वायर है उसका हो जाएगा 2ax, 2hxy है तो उसका हो जाएगा 2h y, बाकी वाली ये जो टर्म्स है, ये टर्म है और ये टर्म है कांस्टेंट है, तो जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2gx का हो जाएगा 2g इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन मिला। अगर मैं अगेन इसका विथ रिस्पेक्ट टू y कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y वाली टर्म्स रहेंगी और बाकी टर्म्स कांस्टेंट हम मान लेंगे। तो by स्क्वायर का आपको मिल जाएगा 2by प्लस में क्या बचा यहाँ पे 2hx प्लस में 2f, ये बच जाएगा आपके पास, 2f इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है कुछ जाने पहचाने से आ रहे, चलिए चेक करते हैं। 2ax 2hy प्लस 2g, यहां पे आ जाइए वापस, 2ax 2hy प्लस 2g, यानी ये जो अल्फा
और जो बीटा है उसको बस एक्स वाई लिखा गया है यहाँ पे। अल्फा बीटा को क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक्स और वाई लिखा गया है। अगेन मैं वापस जाऊं शिफ्टिंग ओरिजिन में, 2b बीटा यानी 2by 2hx, 2by 2hx, 2by 2hx आ गया, 2f इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगेन मैं इक्वेशंस पे पहुंच गया विदाउट सॉल्विंग। इतना सारा कचरा सॉल्व करने की बजाय सीधा छोटे से 2 स्टेप करने पर मैं अच्छे वाले 2 इक्वेशंस पे पहुंच चुका हूं। जहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो अगेन ये वाला फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास यस इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इससे भी अगर आपको आगे बढ़ना है, लेकिन ये वाली मेथड ही ज़्यादा अच्छी है। आपको ये एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब ये चीज़ क्या है आपके पास, समझना बड़े ध्यान से। ये चीज़ क्या है, मैंने ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा करके रखा है। ये कहाँ से उठाया हमने, यहीं से उठाया है। ए अल्फा एच बीटा जी, बी बीटा एच अल्फा माइनस एफ। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, अल्फा बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया है और मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको याद ही रखना है इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सी लाइन के लिए, या पेयर ऑफ लाइंस के लिए, अगर आपको याद ही कर लेना है तो ये वाली इक्वेशन है आपके लिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। देखो कैसे मिल रहा है, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बी एच वाई और यहां से एच बी वाई कैंसल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, समझना बड़े ही ध्यान से, ए बी समझना, ठीक है। यहां पे 0 था और यहां पे भी 0 ही था, तो ए बी एक्स बचेगा। ए बी एक्स माइनस में क्या बचेगा आपके पास, माइनस में एच स्क्वायर एक्स बचेगा। यस बिल्कुल सही बात है। यहां पे ये टर्म तो मिडल टर्म तो कैंसिल हो गई, बचा प्लस में बीजी, माइनस में क्या बचेगा आपके पास एच एफ, माइनस में एच एफ इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक एक्स एज कॉमन। क्या ले सकते हो, एक्स एज कॉमन। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स कॉमन आ गया तो ये सारी टर्म्स वहां चली जाएंगी। यानी आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको मिलेगा बीजी प्लस एच एफ, या फिर एच एफ माइनस बीजी, एच एफ माइनस बीजी मिल जाएगा। अपॉन में क्या मिलेगा, आपने x तो कॉमन ले लिया, ए बी माइनस एच स्क्वायर जो डिवाइड हो जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर मिल गया। तो देखो x वाली टर्म आ रही है, x कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है, लेकिन एच स्क्वायर माइनस ए बी आपने माइनस ले लिया इस तरह से, तो बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। इसी तरह से मैं कुछ और मल्टीप्लाई कर दूं तो y कोऑर्डिनेट भी आपको मिल ही जाएगा। हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे y 0 कर दिया, हम यहां पे x 0 कर देंगे। यानी मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको a h x और क्या मिल जाएगा, यस ए एच एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको अगेन ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो आप यहाँ तो याद रख सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, बहुत ही इजी है, आपको इक्वेशंस तो मिल ही जाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है, अगर याद रह रहा है तो बहुत ही अच्छी सी बात है, लेकिन भूल भी गए तो मेथड पता हो तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या फाइंड करना है, यहां पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने देख लिया, या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो इजी मेथड क्या होती है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, ये वाली जो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा यहां पे 4x माइनस में 7y एंड बाकी सारी जो इंस्टेड ऑफ x को छोड़ के जो भी टर्म्स है वो कैसी हो जाएंगी, कांस्टेंट, यानी कि डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है, इसको या आपका इक्वेशन को हम फाई मान लेते हैं, ठीक है, और डेल फाई बाय डेल वाई करूंगा तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस में 7x फिर माइनस में 8y प्लस का 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई, इसको आप कर दो 4 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो तो 7 4 जा 28x माइनस 28x चला जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 49y माइनस में 32y और माइनस 7 एंड प्लस में बच गया 88।
इज इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है, यहां पे मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, मैंने ट्रांसफॉर्म करके सीधा आंसर लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो -81y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। अब y की 1 वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो x की वैल्यू यहां y1 पुट करने पर मिल जाएगा 2। तो कौन से हो गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ लाइंस के लिए, 1, 2, 1। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे अगर पेयर ऑफ लाइंस अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा इक्वेशंस को, इसको दो अलग अलग लाइन बनानी पड़ेंगी, फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों करें जब हमारे पास एक शॉर्टकट वाली मेथड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। भैया आधा सा टॉपिक ये ऑर्थो सेंटर तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, यहां पे भी मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, कौन सा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, और यहां पे एक और इक्वेशन गिवन है। मतलब इसको मैं फिगर की तरह से सोचूं तो ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से मेरी पेयर होगी लाइन की कहीं ना कहीं, और मेरी जो तीसरी लाइन है क्या कर रही है, तीसरी लाइन इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो आपको एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं इन तीनों लाइन के इक्वेशन लेकर आ जाऊं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबके लेकर आ जाऊं, फिर ऑर्थो सेंटर में जो हम स्ट्रेट लाइन में सीखे थे वो सारी प्रोसेस करूं, फिर जाके मुझे यहां पे आंसर मिलेगा। लेकिन इतनी ज्यादा प्रोसेस हम क्यों करें जब इक्वेशन में मुझे कुछ अच्छा सा रिजल्ट दिख रहा है। देखो यहां पे आपका जो इक्वेशन है वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी जनरल इक्वेशन होता है तो मैं यहां पे एक अच्छा सा रिजल्ट देख पा रहा हूं। ये आपका a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू -2 है। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने इनके एंगल के बारे में पढ़ लिया है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है जनरल इक्वेशन में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। मतलब ये वाली जो लाइंस है पेयर ऑफ लाइन, समझना बड़े ध्यान से, ये जो पेयर ऑफ लाइंस हमने ड्रॉ की, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और जब भी ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरा जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, यस यहीं पे होगा जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, वर्टिस उसी वर्टेक्स के ऊपर होगा। पर ये तो आपकी पेयर ऑफ लाइन है, मतलब सिर्फ इसका आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेना है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें हमने कहां पढ़ी थी, यहां से रिजल्ट देखे थे हमने, स्पेशल रिजल्ट थे स्ट्रेट लाइन के, लेक्चर्स में नहीं देखा है तो जाके देख लो। ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स एट वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, जहां पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है उसी पे आपका ऑर्थो सेंटर लाई करेगा। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, या तो इसका क्या कर लो आप, डिफरेंशिएशन कर लो। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसा, पार्शियल वाला, तो del phi बाय del x करेंगे। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगा 4x प्लस में 3y और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल गया। अगेन del phi बाय del y, सेम प्रोसेस है। देखो तो ये रियलाइज होना चाहिए था आपको, वरना आपकी जो प्रोसेस है आप क्या करते, इसको कंपोनेंट बना के इक्वेशंस बनाते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों के फाइंड करके ऑर्थो सेंटर बनाने की कोशिश करते। जबकि मेरे पास अच्छे अगर रिजल्ट आपको याद है तो बहुत ही जल्दी आप आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, यहां पे इसको y के साथ अगर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो 3x बनेगा, माइनस में 4y एंड प्लस में 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और क्या ले लो आप, सब्ट्रैक्शन ले लो। तो क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, 12 चला गया, यहाँ पे 9y और 4 4 जा 16, 25y मिलेगा, 25y और इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -55 यानी 55।
25y इज इक्वल टू 55। तो इसका आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 11 जा 5 5 जा, y की वैल्यू 11/5 है। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स से मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हो यहाँ पे 11/5, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3/5। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, काफी सारे रिजल्ट्स, आपको स्ट्रेट लाइन है, मिक्स आपको सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो स्ट्रेट लाइन भूल गए, ऑर्थो सेंटर के कंडीशंस जो रूल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो सब भूल गए, नहीं। जब भी आप जेईई मेंस या कोई भी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे रिजल्ट कंबाइन होकर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके किसकी, यस, आपके इंटरसेक्शन पॉइंट की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है हमने, ठीक है, इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। यहां पे चेंजेस क्या है बता देता हूं। पहले तो ये चीज याद कर लो, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस का, जहां पे आपकी लाइंस कहां से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं। तब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि इसके बाइसेक्टर्स अलग अलग ना लिख के हम पैर बना देते थे। उसका इक्वेशन था x² - y² अपॉन a - b इज इक्वल टू xy में h। ये हमने क्या किया था फर्स्ट लेक्चर में, पेयर ऑफ लाइन के फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। तो सेम यहीं पे सेम रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, देखो कैसे। इसको भी आप शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। लेट्स से आपकी दो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है इस तरह से, ठीक है। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P α, बीटा। क्लियर होनी चाहिए बात सबको। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट करवा दूं, यहां से ओरिजिन को मैं शिफ्ट करवा दूं, तो यहाँ पे आपको अगेन एक्सिस मिल जाएंगी इस तरह से, ठीक है। बात क्लियर होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, जिससे आपकी x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो होगी x' + α और y' + बीटा, ये हो जाएंगी, क्योंकि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन स्ट्रेट लाइन में हम सीख चुके हैं। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जब आप शिफ्ट करते हो तो ऐसे कुछ रिजल्ट अच्छे क्रिएट हो जाते हैं। अब इससे होगा क्या, जब भी ओरिजिन से मेरी लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, उसका इक्वेशन तो इस तरह से होना चाहिए। वो इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस का, वो ऐसा नहीं, वो तो होमोजीनस होना चाहिए। लेकिन उसके अब कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, नए वाले कोऑर्डिनेट्स है x' y'। समझ रहे हो, जब आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, जहां पे ओरिजिन क्या होंगे, x' y' वाले न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है। तो तब आपका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, ax' स्क्वायर + 2hx' y' + by' होना चाहिए इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन क्रिएट होना चाहिए। लेकिन ये वाला इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया यहां पे, लेकिन ये तो होमोजीनस इक्वेशन है, और होमोजीनस इक्वेशन के हमें बाइसेक्टर की फॉर्मूला पता है। लेकिन बस x' को आपको चेंज कर देना। यहां पे क्या आ रहा है, x', लेकिन यहां से अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो x' की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - α, और y' की वैल्यू हो जाएगी y - बीटा। तो बस ये सारी जो वैल्यूज है x' की, वो यहां पे पुट कर दो, तो आपके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे जब आप वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे। देखो x - α हो जाएगा, यानी x - α का होल स्क्वायर, y - बीटा का होल स्क्वायर। तो xy को आपको बस रिप्लेस कर देना है x - α, y - बीटा, और सेम a और b तो सेम रहेंगे, यहाँ पे भी xy की जगह x' y' आपको मान के ये रूल्स को ये लगा देना है। तो एंगल बाइसेक्टर आ गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस भी बनेंगे ना, काफी सिमिलर बनेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, बस एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन है तो आप एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या फाइंड कर लोगे, P α, बीटा फाइंड कर लो, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलर टाइप के जो होमोजीनस में क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको एक्स्ट्रा में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड। अब ये क्या है, पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है, एंड x + y = a। आपने तो हमें क्या सिखाया सर, अभी हमने तो भाई आपको सिखाया कि बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो यहां पे लोकस
ऑफ इन सेंटर का इक्वेशन क्यों ऐसी क्यों बात हो रही है, समझो यहां पे ये क्या है, एक पेयर ऑफ लाइंस है। क्या है, पेयर ऑफ लाइंस। तो इनके अगर मैं कंपोनेंट्स फाइंड कर लूं, दो लाइंस फाइंड कर लूं, एक और लाइन ये गिवन है, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं मेरा इन सेंटर फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन है xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मैं सिंप्लीफाई करके यहां से x कॉमन निकाल लूं तो y माइनस 4 हो गया, यहां से -4 कॉमन निकाल ले तो y माइनस 4 अगेन हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई। तो ये इक्वेशन क्या है, कंपोनेंट्स देखो लाइन के, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो इसका इक्वेशन जो है वो हमें क्या बता रहा है, कुछ इस तरह की फिगर जनरेट होगी। यहाँ पे जो फिगर जनरेट होगी कुछ इस तरह से होगी, आपकी y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन यहाँ पे होगी, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन यहाँ पे होंगी। मतलब ये कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर बनेंगे एक दूसरे के। अब देखो यहां पे आपके पास एक और लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब यहां पे बात क्या है, लोकस ऑफ इन सेंटर। लोकस ऑफ इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर मतलब आपका कहां पे लाई करेगा, एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। समझना पड़े ध्यान से, अगर लोकस की बात कर रहे हैं तो वो कहां पे लाई करना चाहिए, वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करना चाहिए कि नहीं। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, तो आपकी तीसरी लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, लेट्स से वो कहां से पास होगी, ऐसे पास होगी। ठीक है, तो इनके जो बाइसेक्टर होंगे वो अल्टीमेटली उसी पे आपका क्या लाई करेगा, यस लोकस लाई करेगा। ठीक है, इन सेंटर लाई करेगा, और इन सेंटर का लोकस मतलब मूविंग इन सेंटर, मतलब एंगल बाइसेक्टर ही निकालना है। मुझे करना क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही निकालना है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ये वाली फॉर्मूला यूज करूं, नहीं, मुझे नहीं यूज करनी, क्योंकि क्लियरली मैं फिगर से देख सकता हूं ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है इसके, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर आपके कोऑर्डिनेट्स का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, कोऑर्डिनेट्स का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा भाई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइंस, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन यहां से पास होती हुई जो लाइन है ओरिजिन में से, वही एंगल बाइसेक्टर का होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप हर बार फॉर्मूला का ही यूज करो, जब आप लॉजिक्स लगा सकते हो। देखो यहां पे मैंने क्या किया, अब यहां से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हो सबसे पहले, क्योंकि मैंने यही बताया आपको। आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे। तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो फाइंड किया। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 क्या है, अल्टीमेटली तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। लेकिन हर बार जो मेथड करते हैं उससे नहीं किया, काफी स्मॉल सिंपल वाली मेथड से हमने कर लिया। हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन या फिर पार्शियल से, लेकिन इक्वेशन अगर सिंपल सा है तो आप सीधा सीधा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक है हमारा होमोजिनाइजेशन। ठीक है, होमोजिनाइजेशन क्या है, उसका मतलब ये है, इस फिगर को अभी भूल जाओ। होमोजिनाइजेशन का सिंपल मतलब यह है कि आपके पास कोई भी कर्व है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो उसकी सारी टर्म्स को, होमोजिनाइजेशन का मतलब है उसकी सारी टर्म्स को आपको क्या करना है, इक्वल डिग्री बनाना है, इक्वल डिग्री बना देना है, डिग्री को सेम कर देना है सारी टर्म्स की। मतलब अगर मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, देखो क्या है इक्वेशन आपके पास, ax², मतलब पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है, नहीं पता, पर आपके पास ये इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन है। दिस इज 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन। लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस किसे कहते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by², इसे कहते हैं होमोजीनस इक्वेशन। यहां पे देख सकते हो सारी जो टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम है। तो होमोजिनाइजेशन का मेन
जो मतलब है वो है कि आपको डिग्री सेम बनानी है। अब उसका यहां पे क्या यूज है वो समझना है हमें। देखो, अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन कौन सा है, एक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बोलोगे सर ये तो हम तो लाइन पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लाइंस, कर्व की क्यों बात कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया पेयर ऑफ लाइंस के इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग क्या करता है, कर्व को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, तो हम यहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो एक कौन सा इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है। और अगर आपके पास एक लाइन का इक्वेशन है और वो भी लाइन कैसी होनी चाहिए, इस कर्व में से पास होती हुई एक लाइन होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि यहां पे लाइन यहां पे भी तो हो सकती है, बाहर भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे इंटरसेक्ट ही करेगी। लेकिन ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो लाइन है क्या होनी चाहिए, यहां पे इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए कर्व के साथ। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पे इक्वेशन फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस के। कौन सी पेयर ऑफ लाइंस, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास होती हुई, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास होती हुई और ओरिजिन में से पास होती हुई दो जो लाइंस है उसका पेयर का इक्वेशन आपको क्या करना है, यहां पे फाइंड करना है। मतलब ये जो ऑरेंज लाइंस आपको दिख रही है उसका पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन जनरेट करना है। लेकिन मुझे पता है कि ये पेयर ऑफ लाइंस अगर ओरिजिन में से पास हो रही हैं तो उसका इक्वेशन हमेशा होमोजेनस आना चाहिए। मैंने अभी बताया इस टाइप का इक्वेशन आना चाहिए। तो होमोजेनस करने के लिए, इस इक्वेशन को होमोजेनस बनाने के लिए हमें इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन है तो आपको करना क्या है, जो भी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है उसको लिख लो। सबसे पहले क्या है, Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारा डिस्कशन स्टॉप करते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P एंड Q है। ठीक है, मैं अगर होमोजेनाइजेशन नहीं कर रहा हूं तो मैं कैसे सोच सकता हूं, मैं यहां पे x को क्या बना दूं, x रख लूं और बाकी सारी वैल्यूज एक साइड रख लूं। ठीक है, और x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं। मैं x बना के जो भी वैल्यू आ रही है मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिससे आपको क्या मिलेंगी, x की दो वैल्यूज मिलेंगी। सिमिलरली मैं y को यहां से y की वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगी y की। तो मुझे दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। मैं फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकता हूं किसके बीच का, मैं इस स्ट्रेट लाइन और इस कर्व के बीच के दो पॉइंट्स को मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, इस पॉइंट और इस ओरिजिन से, इस पॉइंट और इस ओरिजिन 0,0 से 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके मैं इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। क्या फाइंड कर सकता हूं, इस लाइन का इक्वेशन, अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके इस ऑरेंज लाइन का इक्वेशन में फाइंड कर सकता हूं। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म करो, और उसमें भी अगर मुझे आगे पूछ लिया जाए कि ये एंगल बता दो भाई, थीटा क्या होगा, तो इतनी सारी लंबी प्रोसेस क्यों करें। एक सिंपल सी प्रोसेस है हमारे पास जहां पे हम क्या करेंगे, इस जो सिंपल जो कौन सी लाइन है, हमारी स्ट्रेट लाइन है और कर्व के बीच में कुछ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ऐसा होगा कि आपको Lx प्लस My इज इक्वल टू -n ले लेना है। हमने राइट हैंड साइड उसको लेके गए और इसकी वैल्यू 1 बना देनी है। 1 बनाने के लिए Lx प्लस My अपॉन में -n से डिवाइड कर दिया तो आपको 1 की वैल्यू मिल गई। अब 1 की वैल्यू क्या है, Lx प्लस My माइनस n। इसको हम क्या करेंगे, इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन होमोजीनस हो जाएगा। भाई कैसे, टॉपिक का नाम ही है होमोजीनेशन। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, बड़े अच्छे से समझना है इसको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहां पे तो सबकी डिग्री मुझे दिख रहा है कि 2 है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, लेकिन बाकी जो टर्म्स है, बाकी जो तीनों टर्म्स है उसकी डिग्री 1 है यार। अगर मैं उसको भी डिग्री 2 कर दूं तो मेरा इक्वेशन होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो जाएगा। देखो कैसे, अगर यहां पे 2gx है तो यहां में मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हाँ, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू ये रही Lx प्लस My अपॉन में -n। सिमिलरली बाकी जो दो टर्म्स बची 2fy
उसमें भी यहाँ पे 1 लिख लूं तो 1 मतलब तो lx प्लस एम वाई अपॉन में माइनस एन हो गया। अगेन लास्ट में आपके पास c बचा है, क्या यहाँ पे मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूं? 1 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा lx प्लस एम वाई अपॉन में माइनस एन का होल स्क्वायर। ये सब क्यों कर रहे हैं? होमोजिनेशन कर रहे हैं, होमोजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अल्टीमेटली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे भाई, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे आपको एक ही चीज मिलेगी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो x इंटू एक्स क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। दूसरी टर्म क्या मिलेगी? एक्स वाई वाली टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म है। अल्टीमेटली यहाँ पे भी देखो y इंटू वाई करोगे तो वाई स्क्वायर मिलेगा। मतलब मैं कुछ भी खिचड़ी पका लूं, यहाँ पे मैं कुछ भी कर लूं, मुझे 3 टाइप की टर्म्स मिलेंगी। कौन सी होगी वो टर्म्स? देखो, एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, फिर क्या होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी, और एक्स वाई वाली टर्म होगी। और कुछ एक्स्ट्रा में मिलेगा ही नहीं। अगर आप यहां पे भी देखो, इसका स्क्वायर ले लो तो वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, बाकी जो बचेंगे वो तो कांस्टेंट ही होंगे। तो उसको तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं ना, उसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। तो एक्चुअली अगर आप देखो ये जो इक्वेशन है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, किस टाइप का इक्वेशन क्रिएट हो रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, इसी टाइप का इक्वेशन क्रिएट हो रहा है। तो क्या मैं इसको कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नाम दे सकता हूं? यस, दे सकता हूं। तो ये क्या हो गया? होमोजीनस इक्वेशन, होमोजीनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो गया। लेकिन ये इक्वेशन तो कौन सा है? इसको तो हमने कहां से कन्वर्ट किया? इसको तो हमने हमारे इस कर्व की इक्वेशन से कन्वर्ट किया है। अब अगर मैं सोचूं मुझे क्या फाइंड करना था, अल्टीमेटली तो मुझे तो इस पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना था, जो कैसा होना चाहिए? वो होमोजीनस होना चाहिए। तो मैं देख सकता हूं मेरा इक्वेशन जो है होमोजिनाइजेशन करने की वजह से कैसा आ रहा है? होमोजीनस इक्वेशन आ रहा है। तो अगर ये पता चल जाए कि ये जो कर्व को हमने कन्वर्ट कर दिया, यही इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, मतलब इसको कन्वर्ट करके यही जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या है? आपकी पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है। तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाएगा, मतलब हमें हमारी लाइन का इक्वेशन हमने जनरेट कर लिया। बात क्लियर हो गई? हमने क्या किया, सिंपली स्ट्रेट लाइन को क्या किया, 1 की वैल्यू बनाई, उसको यहां पे पुट कर लिया, तो 2 डिग्री वाला पूरा का पूरा होमोजीनस इक्वेशन क्रिएट हो गया, जो हमारा क्या है, इसी पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। अब वो मैं सेटिस्फाई कैसे करूं? ये Px1 y1 हमारा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कौन सा है? इस कर्व और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हाँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को क्या करूं, यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हमारी जो कौन सी इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को तो वो 0 कर देगा, वो इस इक्वेशन को 0 कर देगा, मतलब पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यूज है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वैल्यूज 1 हो जाएंगी। मतलब ये पॉइंट, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बात क्लियर है? दूसरा अगर पॉइंट रख रहा हूं तो वहां पे भी सेम चीज क्रिएट होगी। अब ये सारी चीजें ना आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जब आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को x1 y1 को यहां पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई कर ही देगा, लाइन को सेटिस्फाई कर ही देगा, जिससे एक लाइन और दूसरी लाइन आपको मिल ही जाएगी, तो पेयर ऑफ लाइंस क्रिएट हो ही जाएंगी। ये सब आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये इक्वेशन आ गया तो यहां से तो मैं थीटा में फाइंड कर सकता हूं। पेयर ऑफ लाइंस के बीच में हम एंगल तो फाइंड कर ही सकते हैं। अब वो चाहे कोई सी भी लाइन हो, वो होमोजीनस लाइन हो, ठीक है, होमोजीनस इक्वेशन हो आपके पास, या फिर इस टाइप का इक्वेशन है, दोनों के लिए थीटा तो आप क्या करोगे, सेम ही लगाओगे। तो ये हमारा बस डिस्कशन था, होमोजिनाइजेशन कैसे करते हैं, 2 डिग्री इक्वेशन को प्रॉपरली होमोजिनेशन कर्व को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेम डिग्री में, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यही तो टॉपिक पढ़ा हमने कि ओरिजिन में से पास होती हुई लाइंस और इस कर्व और इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करते हुए इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का क्या करना है आपको, यस,
इक्वेशन बताना है। अब इक्वेशन पता चल गया तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। इक्वेशन पता चल गया तो हमारे पास बाइसेक्टर का इक्वेशन है, एंगल का इक्वेशन है, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, यही प्रोसेस जो हमने थ्योरी पोर्शन में की वही प्रोसेस हम यहां पे करेंगे। क्या कहती है प्रोसेस, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, जो स्ट्रेट लाइन है उसको आप 1 बना दो। कैसे भाई, देखो y माइनस 3x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। 1 जैसे ही आया तो इस 1 को आप क्या करोगे, इस कर्व की इक्वेशन में पुट करो। ये क्या है, कर्व का इक्वेशन। अब कर्व को क्या करेंगे, होमोजिनाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो होमोजिनाइजेशन करने के बाद 2 डिग्री होमोजिनस इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x, क्या करना है, ये मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 3x बाय 2 प्लस में 8 इंटू y माइनस 3x बाय 2, और लास्ट में क्या है आपके पास 11 y माइनस 3x बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास हमेशा एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर की ही टर्म्स आएंगी। और आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, खुद से करोगे, बिकॉज यू आर जेईई एस्पिरेंट। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन आपको खुद से ही करना है। तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो कौन सा आएगा, 7x स्क्वायर माइनस में 2hxy, क्या आ जाएगा 2hxy। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर क्रिएट हो जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आ गया होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे h नहीं है, मैंने बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि बार बार हमें hxy बोलने की आदत है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया होमोजीनियस इक्वेशन, जिसके लिए मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, थीटा फाइंड कर सकता हूं। थीटा यानी tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a माइनस बी या a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या होगा, देखो a माइनस बी होता है या a प्लस बी होता है, बताओ जल्दी से। एंगल में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, चेक कर लेते हैं जल्दी से। आप भी चैट बॉक्स में बता सकते हो। देखो यहां पे हमें मिल जाएगा एंगल, सेम एंगल होता है। वैसे तो क्या होता है, सेम एंगल क्रिएट होता है, a प्लस बी ही होता है। कंफर्मेशन करना जरूरी है भाई। देखो तो यहाँ पे a प्लस बी जैसे पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने पर हमें a b की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो a b की वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गई, आपके पास a b की वैल्यूज हो गई कुछ इस तरह से, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -1, और लास्ट में h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। तो पुट कर दो बस यहाँ पे, तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, h स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1, a इंटू बी क्या हो जाएगा, +7। तो यहाँ पे अल्टीमेटली +7 हो गया। यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी यानी 7 - 1 6 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 + 1 यानी 8 हो गया, यानी 2√2 बाहर आ जाएगा। तो 2√2 बाहर आ गया तो ये 2√2 और नीचे 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज योर आंसर। आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ। तो ऐसे इक्वेशन को आपको जनरेट करना पड़ेगा। फिर जो भी आपसे पूछा जाए सवाल, एंगल हो, बाइसेक्टर हो, कुछ भी हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx + 2। ठीक है, ये लाइन और आपकी क्या कर रही है, ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, देखो यहां पे बोला गया है लाइंस जॉइनिंग एट राइट एंगल, या फिर राइट एंगल नहीं दिया होता तो आपको बोलेंगे कि इसका कंडीशन ये है तो एंगल क्या होगा। तो ट्विस्ट कर करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू mx + 2 आपकी कर्व का इक्वेशन है, x स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बोला गया है कि एट राइट एंगल। भाई मतलब क्या है, जो होमोजीनियस इक्वेशन हम क्रिएट करेंगे, यहां से जो होमोजीनियस इक्वेशन क्रिएट करेंगे पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो जो 2 लाइंस होंगी वो 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y - mx / 2 इज इक्वल टू 1 में, सेम प्रोसेस तो
सेम ही रहेगी, इसको यहाँ पे पुट कर दो। पुट कैसे करना है वो पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 2 डिग्री इक्वेशन। तो जो कांस्टेंट है उसके साथ y माइनस एम एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर हम लिख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में 2m एक्स वाई प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, जहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस एम स्क्वायर एंड यहां पे वाई स्क्वायर कर दो तो 3y स्क्वायर बच जाएगा, यानी लास्ट में 3y स्क्वायर प्लस 2m एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। कौन सा इक्वेशन आया, होमोजीनस इक्वेशन ही आ गया। क्लियरली आप देख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब क्या बोला है, राइट एंगल पे है, मतलब जो थीटा है tan थीटा, क्या है tan थीटा, वेर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो मेरा थीटा कैसा होगा, tan थीटा कैसा होगा, अनडिफाइंड। लेकिन मैं सब ये सब चर्चा ही क्यों करूं, जब मुझे पता है, एक क्या पता है आपको, यस एक रिजल्ट पता है। 90 डिग्री कब होता है, जब आपका a प्लस बी का वैल्यू 0 होता है। तो व्हाट इज a इज 4 माइनस एम स्क्वायर और b क्या है 3 है, इज इक्वल टू 0 है, विच इंप्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू 7। हमें tan थीटा में पुट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी क्यों जरूरत है, जब हमें एक छोटा सा एक अच्छा सा रिजल्ट याद है। तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो कंडीशन क्या होगी, अगर राइट एंगल पे है तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है तो मेरी लाइंस कैसी होंगी, मेरी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, या फिर कुछ और बोल दें। ठीक है, कोई एक और कंडीशन आ गई जिसको आपने सॉल्व कर दिया, जिससे क्या मिलेगा आपको, पैरेलल लाइंस भी मिल सकती हैं। तो इसको आप कई सारे सवाल में बदल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो सब डिस्कशन है होमोजेनाइजेशन के टॉपिक से एंड होता है। आई होप कि आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए पेयर ऑफ लाइंस के बारे में, होमोजेनाइजेशन के बारे में जो डिस्कस किया, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो टॉपिक है पूरा का पूरा सब खत्म होता है। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।